एक ऐसी दुनिया का सोचो जहां पैसा और पावर इंसान की जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और जब दुनिया न्यूक्लियर जंग के करीब होती है तो सबसे अमीर लोग अपने लिए बनवाते हैं एक शानदार और सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर। लेकिन क्या ये बंकर वाकई उनकी हिफाजत करेगा, या फिर यही जगह बनेगी उनके असली राज, दुश्मनी और खौफ का कैद खाना? आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की नई स्पेनिश डिस्टोपियन थ्रिलर सीरीज बिलियनियर्स बंकर 2025, जहां दुनिया के आखिरत से ज्यादा खतरनाक है इंसान के अंदर छिपे हुए राज। एपिसोड की शुरुआत होती है मैक्स के कैरेक्टर से। मैक्स एक जवान लड़का है जो अभी अभी जेल से रिलीज हुआ है। उसके पास्ट का सबसे बड़ा जख्म एक एक्सीडेंट है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड आने की मौत हो गई थी। गाड़ी मैक्स ही चला रहा था और उस वक्त उस पर इल्जाम लगा के शायद उसने नशे की हालत में गाड़ी चलाई थी। इस हादसे के बाद मैक्स की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उसे जेल जाना पड़ा और साथ ही साथ उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत खो दी। ये गिल्ट और दुख उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर डाल चुका है। मैक्स का बाप रफा एक बहुत अमीर और ताकतवर आदमी है। उसके पास वो सब कुछ है जो पैसा दे सकता है। रफा जानता है कि दुनिया अब एक बड़ा खतरा फेस कर रही है। हर जगह जंग भी बातें हो रही हैं, न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का खौफ बढ़ता जा रहा है और मीडिया पर रोज नए नए हेडलाइंस चल रहे हैं जो लोगों को और ज्यादा घबरा देते हैं। रफा और उस जैसे कुछ और बिलियनियर्स अपनी सेफ्टी के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं। ये प्लान है किमेरा अंडरग्राउंड पार्क, एक लग्जरी अंडरग्राउंड बंकर जो स्पेशली उन अमीर लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए करोड़ों खर्चने को रेडी हैं। इस बंकर के अंदर हर फैसिलिटी है जो एक इंसान सोच सकता है। खाने का इंतजाम, रहने के लिए रूम्स, मेडिकल सपोर्ट, एंटरटेनमेंट और हर चीज का बेस्ट वर्जन। लेकिन इस कंफर्ट के साथ साथ यहाँ बहुत सख्त रूल्स भी हैं। हर इंसान की हेल्थ और मूवमेंट मॉनिटर की जाती है। कैमरास हर जगह लगे हुए हैं और कोई भी चीज मिनर्वा की मर्जी के बगैर नहीं होती। मिनर्वा इस बंकर की हेड है, एक बहुत ही मिस्टीरियस और पावरफुल शख्सियत। उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग उससे डर भी जाते हैं और उस पर ट्रस्ट भी करते हैं। उसने सबको ये यकीन दिलाया है कि ये बंकर दुनिया के खौफनाक हाल से बचने का सेफेस्ट रास्ता है। बाहर जंग चाहे कितनी भी बढ़ जाए, न्यूक्लियर तबाही क्यों ना हो, लेकिन किमेरा के अंदर रहने वाले लोग हमेशा महफूज रहेंगे। मैक्स के जेल से रिलीज होने के बाद उसे अपनी फैमिली के जरिए किमेरा में एंट्री का मौका मिलता है। रफा चाहता है कि उसका बेटा भी सेफ हो, लेकिन मैक्स के लिए यह फैसला आसान नहीं है। उसके दिल में गिल्ट और दुख अभी तक जिंदा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किमेरा के अंदर उन्हीं लोगों की फैमिली भी मौजूद है जो आने की मौत के बाद उसे शिद्दत की नफरत करते हैं। आने के वालिद गिलेर्लो और उसकी बहन एशिया। मैक्स के बंकर में एंटर करने पर माहौल पहले से ही टेंशन से भरा हुआ होता है। कुछ रेजिडेंट्स उसे ब्लेम करते हैं, खास तौर पर एशिया जो अपनी बहन की मौत का गम अभी तक भुला नहीं पाई। एशिया हर नजर से मैक्स को गिल्टी फील करवाती है। दूसरी तरफ गिलेर्मो जो आने का बाप है, कभी कभी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और रिकंसिलिएशन की कोशिश करता है, लेकिन उनके दिल के जख्म भी अभी ताज़ा हैं। ये मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी मैक्स को और ज्यादा परेशान कर देती है। बंकर के अंदर एक अजीब सिस्टम चल रहा होता है। हर रेजिडेंट को ब्लू जंपसूट्स पहनाए जाते हैं। उनकी हेल्थ और वाइटल्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है। बड़े बड़े स्क्रीन्स पर उन्हें हर वक्त बाहर की दुनिया के अपडेट्स दिखाए जाते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट्स, तबाही, जंग के मनाजिर और न्यूक्लियर थ्रेट्स। ये सब देखकर लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं और बंकर के अंदर एक खौफ का माहौल बन जाता है। लेकिन बंकर का कंफर्ट उतना परफेक्ट नहीं होता जितना लोगों ने सोचा था। हाँ, लग्जरी है, लेकिन रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लोग अपने आप को कैदी महसूस करने लगते हैं। हर वक्त मॉनिटरिंग, लिमिटेड फ्रीडम और एक आर्टिफिशियल जिंदगी, ये सब उनके लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। जब सब लोग अपने नए रूटीन के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी कुछ अलार्मिंग अपडेट्स मिलती हैं। बाहर दुनिया में जंग बढ़ रही है। डिस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर थ्रेट के खतरे दिन ब दिन ज्यादा डेंजरस हो रहे हैं। लोग और ज्यादा पैनिक करते हैं। इसी दौरान बंकर में भी कुछ टेक्निकल माल फंक्शन सामने आते हैं। कभी लीक्स हो जाते हैं, कभी सिस्टम डैमेज होता है। रेजिडेंट्स को मजबूरन डोम यानी सेफेस्ट एरिया में शिफ्ट करना पड़ता है ताकि वो सिक्योर रहें।
एपिसोड का क्लाइमैक्स तब शुरू होता है जब कुछ सिग्नल सामने आते हैं कि जो कुछ बाहर दिखाया जा रहा है शायद वो उतना भी सच नहीं जितना लोग समझ रहे हैं। स्क्रीन्स पर चलने वाली न्यूज़ और इमेजेस में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। ये एहसास होता है कि शायद बाहर की तबाही एग्जैजरेट की गई है या फिर पूरी तरह मैनिपुलेट की जा रही है। और फिर एपिसोड के एंड में असली ट्विस्ट खुलकर सामने आता है। जो अपोकलिप्स और न्यूक्लियर वॉर का खौफ अमीर लोगों को दिखाया जा रहा था वो असल में एक सेटअप है। बंकर चलाने वाले लोग, खास तौर पर मिनर्वा, असल में उन बिलियनर्स को बेवकूफ बना रहे हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए करोड़ों खर्च करके किमेरा में एंट्री ली थी। असल में उन्हीं के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। मतलब जो लोग समझ रहे थे कि वो दुनिया के खतरों से महफूज हैं, असल में वो एक और बड़ी मैनिपुलेशन का हिस्सा हैं। एपिसोड 1 इसी शॉकिंग ट्विस्ट पर खत्म होता है जहां सवाल ये उठता है, क्या बाहर वाकई दुनिया तबाह हो गई है या फिर ये सब मिनर्वा का कंट्रोल और चाल है जिसमें सबसे बड़े और ताकतवर लोग भी सिर्फ खेल का मोहरा बन गए हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत एक शॉकिंग ट्विस्ट से होती है। यहाँ हमें समझ आता है कि ये सब कुछ दुनिया के खत्म होने का डर और बंकर में इन अमीर लोगों का आना असल में मिनर्वा का एक बड़ा प्लान था। मिनर्वा और उसकी टीम ने केयरफुली एक फेक वॉर का सिनेरियो बनाया ताकि बिलियनियर्स को मजबूर करके किमेरा बंकर तक लाया जा सके। जो सीन्स लोगों को स्क्रीन्स पर दिखाए गए थे, आसमान में धमाके, शहरों की तबाही और वॉर के विजुअल्स, वो सब पहले से स्टेज्ड थे। जो आदमी वॉर और तबाही का गवाह बनता हुआ स्क्रीन्स पर दिखाया गया था, असल में वो भी मिनर्वा की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। हर डिटेल डिजाइन की गई थी ताकि रेजिडेंट्स को लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है और उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है कि किमेरा के अंदर घुस जाना। इंजन की वाइब्रेशंस और आर्टिफिशियली बनाई गई साउंड्स ने इल्यूजन को और भी रियल बना दिया। रेजिडेंट्स को यकीन हो गया कि दुनिया सच में तबाह हो रही है, जबकि असल में ये सब एक बड़ा ड्रामा था जो उन्हीं को फंसाने और कंट्रोल करने के लिए स्टेज किया गया था। यहाँ से एक बात बिल्कुल समझ आती है, किमेरा का सबसे बड़ा वेपन न गन्स है न टेक्नोलॉजी, बल्कि फियर और मैनिपुलेशन है। मिनर्वा ने सब कुछ इस तरह सेट किया कि जितना ज्यादा लोग डरेंगे उतना ही वो उसके कंट्रोल में रहेंगे। बंकर के इंजन, वाइब्रेशंस और सिस्टम इफेक्ट्स यूज करके मिनर्वा और उसकी टीम ने बिलियनियर्स को बेवकूफ बनाया। मिनर्वा ने उन सब को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी रियलिटी क्रिएट की जिसमें डर, मैनिपुलेशन और ट्रस्ट का मिक्स है। इसी दौरान राफा, जो मैक्स का बाप है, फाइनली अपनी गिल्ट शेयर करता है। वो कन्फेस करता है कि एक्सीडेंट के दिन जब आने की मौत हुई थी, उसने अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस के सामने सब गलत तौर पर प्रेजेंट किया। राफा ने सब ऐसे अरेंज किया था कि मैक्स को भागना पड़े और ब्लेम उस पर आए ताकि सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड ना हो। राफा के हिसाब से उस वक्त ये जरूरी था ताकि मैक्स जेल में न सड़े। लेकिन इस सच्चाई से मैक्स और ज्यादा टूट जाता है। उसे लगता है कि ना सिर्फ उसकी गलती ने आने की जान ली, बल्कि उसके बाप ने भी उसकी जिंदगी मैनिपुलेट की। इसी दौरान एक और डिस्टर्बिंग सीन होता है। एशिया बाथरूम में होती है जब एक और रेजिडेंट लड़की सुसाइड करने की कोशिश करती है। वो डिप्रेशन और क्लॉस्ट्रोफोबिया का शिकार होती है और बंकर के स्ट्रिक्ट रूल्स और रिस्ट्रिक्शन से परेशान होकर अपनी जान देना चाहती है। सीन बहुत इंटेंस होता है। एशिया फौरन रिएक्ट करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। ये इंसिडेंट क्लियरली दिखाता है कि बंकर के अंदर लोग मेंटली ब्रेक हो रहे हैं। आर्टिफिशियली बनाई गई वॉर का डर और लिमिटेड आज़ादी ने उनके दिमाग को असर करना शुरू कर दिया है। इसी वक्त मिनर्वा की अपनी गर्लफ्रेंड सामने आती है और कह देती है, ये सब गलत हो रहा है। तुम इन सब लोगों के साथ खेल रही हो और उन्हें ऐसी रियलिटी दिखा रही हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके लफ्जों से क्लियर हो जाता है कि मिनर्वा का प्लान सिर्फ रेजिडेंट्स को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उनके साथ एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी करना था। यह पहली दफा होता है जब मिनर्वा के बिल्कुल क्लोज कोई उस पर सवाल उठाता है। इसी दौरान राफा डिसाइड करता है कि वो खाना लेने के लिए मेस हॉल की तरफ जाए ताकि सबका मूड थोड़ा नॉर्मल हो सके, लेकिन वहां का एनवायरनमेंट भी हैवी होता है। खाना डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड होता है। इसी वक्त एक स्टाफ मेंबर राफा और मैक्स को खाना देने से मना कर देता है। ये बात सुनते ही मैक्स का पेशेंस टूट जाता है। वो चिल्लाता है, तुम्हारी असली ड्यूटी हमें बचाना है या हमें भूखा मारना?
दोनों के बीच फिजिकल फाइट शुरू हो जाती है और मैक्स उस स्टाफ मेंबर का टेजर छीन लेता है। इसी टेंशन के दौरान मिनर्वा की गर्लफ्रेंड फिर से हिम्मत जुटाती है और लाउडली कह देती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी ऊपर से मिनर्वा का भाई आता है। वो कोल्ड टोन में कहता है, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम्हें सिर्फ शांति चाहिए, ये दवाई खा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मिनर्वा की गर्लफ्रेंड गुस्से में उसे रिजेक्ट कर देती है। नहीं, मैं तुम्हारी ये दवा नहीं खाऊंगी। मिनर्वा का भाई अपना पेशेंस खो देता है। वो अचानक उसे जोर का धक्का देता है, लड़की नीचे गिर जाती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। एपिसोड 2 यहीं शॉकिंग एंड पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत एक फ्लैशबैक स्टाइल इंट्रोडक्शन से होती है, जहां हमें गिलियर्मो के बारे में ज्यादा मालूमात मिलती हैं। गिलियर्मो असल में एक बहुत बड़ा और पावरफुल बिजनेसमैन है। गिलियर्मो को यह बिजनेस अपने दादा से मिला है। उसका पूरा करियर पैसे, ताकत और कनेक्शंस पर चलता रहा है। उसकी आदत है कि हर जगह अपना कंट्रोल जमाए और उसकी जिंदगी हमेशा लग्जरी और अथॉरिटी में गुजरी है। उस वक्त मिनर्वा ही उसकी डिटेल्स नरेट कर रही होती है, मतलब गिलियर्मो का पास्ट, उसकी पोजीशन, उसका इन्फ्लुएंस और उसकी बेटी आने के साथ कनेक्शन, ये सब मिनर्वा के पर्सपेक्टिव से समझाया जाता है। इस नरेशन से ये समझ आता है कि मिनर्वा सिर्फ गिलियर्मो का इंट्रोडक्शन नहीं दे रही, बल्कि इनडायरेक्टली ऑडियंस को ये भी समझा रही है कि किमेरा बंकर में सब लोग सेम कैटेगरी के हैं, ग्रीड, पावर और ईगो से भरे हुए बिलियनियर्स। एपिसोड के दौरान स्टाफ को एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है। उन्हें मिनर्वा की गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है। ये मोमेंट बंकर के अंदर सबके लिए बहुत डिस्टर्बिंग होता है। फिर स्टाफ सर्वेलेंस सिस्टम की फुटेज चेक करता है। वहां दिखाया जाता है कि मिनर्वा की गर्लफ्रेंड ने खुद अपनी जान ले ली, यानी एक सुसाइड। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है। रिवील होता है कि ये फुटेज असली नहीं थी। मिनर्वा का भाई ने इसको एआई टेक्नोलॉजी के जरिए मैनिपुलेट करके बनाया था, ताकि असल सच छुप जाए और सबको लगे कि ये एक सिंपल सुसाइड केस है। मिनर्वा अनाउंस करती है कि बंकर के अंदर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक तरफ एक इंसान बंकर में रेडिएशन के इफेक्ट की वजह से मर जाता है, दूसरी तरफ मिनर्वा की गर्लफ्रेंड की डेथ का केस है जो पहले स्टाफ को मिलता है। ये डेथ रियल नहीं बल्कि एआई के जरिए मैनिपुलेटेड फुटेज में दिखाई जाती है। मिनर्वा मैक्स और एशिया के बाप को मैनिपुलेट करती है और कहती है, तुम लोगों ने कल खाना जबरदस्ती लिया और बंकर की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया। फिर मैक्स से कहती है, मुझे वो टेजर वापस चाहिए जो तुमने गार्ड से लिया था। सीन शिफ्ट होता है एशिया पर। वो स्टाफ से कहती है कि उसका ब्रेसलेट जो उसकी बहन का था बाथरूम के सिंक में गिर गया है। स्टाफ मेंबर कहता है कि सारा कचरा कॉम्पैक्टर में जाता है और वहां जाना मना है। सीन शिफ्ट होता है गिलियर्मो के बेडरूम में। वहां मिनर्वा और स्टाफ सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जैसे सर्वेलेंस या कैमरास के जरिए। उनका मकसद ये है कि गिलियर्मो और उसके रिएक्शंस को मॉनिटर किया जाए। इस मोमेंट से ये भी क्लियर होता है कि बंकर के अंदर प्राइवेसी का नाम और निशान नहीं और कोई भी एक्शन या कॉन्वर्सेशन छुपी नहीं रह सकती। सीन शिफ्ट होता है मिनर्वा पर। वो साइलेंटली ऑब्जर्व करती है और कहती है, किसी को नहीं पता चलेगा कि ये लोग कहाँ गए। फिर मिनर्वा सबके एक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए वीडियोस बनवाती है और उन्हें सिक्योर जगह भेजती है। ये लोग अब वेकेशन पर जा रहे होते हैं, लेकिन मिनर्वा का ये स्टेप ऑडियंस को ये दिखाता है कि वो हर चीज पर कंट्रोल रखती है और किसी भी मोमेंट का रिकॉर्ड रखती है ताकि फ्यूचर में उसका फायदा उठाया जा सके। इस सीन से मिनर्वा की इंटेलिजेंस और मैनिपुलेशन का लेवल क्लियरली समझ आता है और सस्पेंस बढ़ता है। मिनर्वा एआई टेक्नोलॉजी का यूज करती है जिसे रोकिन कहते हैं। उसका मकसद ये है कि एशिया और बाकी लोगों की जगह डिजिटली रिप्लेस कर सके, मतलब उनके एक्शंस और अपीयरेंसेस को एआई जनरेटेड वर्जन से स्वैप करना। इससे मिनर्वा कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लेती है। लोगों को लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन कुछ भी असली नहीं है और सब एआई के थ्रू मैनिपुलेट हो रहा है। सीन में एशिया को स्टाफ मेंबर कंपैक्टर ले जाता है। वहां वो अपनी बहन आने का फोन ढूंढती है जो बाथरूम में रह गया था। दोनों मुश्किल से वहां से निकलते हैं। स्टाफ मेंबर कहता है कि उसने फोन देख लिया है और पूछता है कि क्या एशिया ने फोन उठाया। एशिया जवाब देती है कि मेरे पास सिर्फ यही ही फोन है, मेरी बहन की निशानी जिसमें उसकी सारी पिक्चर्स हैं। फिर एशिया कहती है कि मैक्स ने आने को मार दिया था और इसीलिए उसने ये फोन अपने पास रखा है। सीन शिफ्ट होता है मिनर्वा पर। वो कहती है, वो टेजर ले आओ जो मैक्स के पास है। फिर मिनर्वा का भाई आता है और माफी मांगता है। कहता है कि उसने आने को धक्का नहीं देना चाहा था, लेकिन गलती से हो गया। फिर क्लाइमैक्स आता है जब स्टाफ मेंबर मैक्स के पास आता है। वो कहता है कि मिनर्वा के पास टेजर अभी तक नहीं गया। मैक्स कहता है कि वो मेरे पास नहीं है। फिर स्टाफ मेंबर कहता है कि मैं चेक करूंगा और ना मिला तो तुम्हें बेसमेंट में बंद कर दूंगा। मैक्स बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैक्स कहता है कि वो टेजर मेरे पास ही रहेगा, अगर मसला है तो मिनर्वा को बता दो।
फिर दोनों के दरमियान फाइट होती है और मैक्स एक पंच से उसे नॉकआउट कर देता है और एपिसोड का एंड यहीं होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत उस स्टाफ मेंबर से होती है जहां उसे लेकर जा रहे होते हैं। नजर आता है जैसे वो मर गया हो। साथ मैक्स दिखाया जाता है जिसका हाथ जख्मी हो गया होता है। उसके सामने एशिया खड़ी होती है और कहती है, तुम्हारा बाजू डिसलोकेट हो गया है, इसे ठीक करना होगा। दूसरी तरफ स्टाफ मेंबर एशिया के पास आता है और कहता है, हमारे साथ चलो, तुम्हारी मदद चाहिए। एशिया उसे इंजेक्शन देती है और उसके बाद स्टाफ मेंबर को होश आ जाता है। दूसरी तरफ गिलियर्मो का बिजनेस पार्टनर कॉल पे कॉल कर रहा होता है। वो कहता है, वो हमें मिल गया है, मुझे कॉल करो। स्टाफ ये देखकर परेशान हो जाता है। फिर मिनर्वा मैक्स के पास आती है और उसे टेजर ले लेती है। वही टेजर वो मैक्स को लगा देती है। दूसरी तरफ मिनर्वा का स्टाफ लोगों से कहता है कि हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ फेक न्यूज सुनाई जाती है, जैसे बाहर वॉर चल रही हो। फिर एक सीक्वेंस आता है जहां रफा और गिलियर्मो एक दूसरे के सामने होते हैं। गिलियर्मो ओपनली डिक्लेयर करता है कि रफा उसका बेस्ट फ्रेंड है और वही उसकी बात मानकर अपने बेटे मैक्स को फंसाने में इन्वॉल्व हुआ। ये लाइन रफा के कैरेक्टर को एक्सपोज करती है कि उसने अपने ही बेटे के खिलाफ इनडायरेक्टली साजिश में हिस्सा लिया, सिर्फ गिलियर्मो की लॉयल्टी में। फिर गिलियर्मो रफा को हक करता है और कहता है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। गिलियर्मो और रफा पूल में होते हैं, तभी एक लेडी उनके पास चल कर आती है। गिलियर्मो कहता है, तुम मेरे दोस्त के साथ शाम गुजारोगी क्योंकि उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया है। लेडी कहती है, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है मैक्स और एशिया पर। एशिया उसकी पट्टी कर रही होती है और मैक्स को लगता है कि एशिया ही उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर अचानक एशिया पीछे होती है और वहां से चली जाती है। स्टाफ रूम में गिलियर्मो का दोस्त बार बार कॉल्स कर रहा होता है उसके फोन पर। फिर वो एक वीडियो मैसेज भेजता है जिसमें एक इंसान की पिक्चर दिखाता है और कहता है, हमें वो मिल गया है। फिर मिनर्वा कहती है, रोकेन को यूज करो और उसके जरिए फेक कॉल मिलती है। एआई जनरेटेड गिलियर्मो की आवाज से बात करवाई जाती है। उसका दोस्त कहता है, मुझे वो मिल गया है इतने सालों बाद, अब हम और भी अमीर हो जाएंगे। दूसरी तरफ एशिया मैक्स के पास आती है और कहती है, मुझे तुमसे बहुत नफरत है, और एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत मिनर्वा से होती है जो बंकर के अंदर बैठी होती है। उसके चेहरे पर गहरी टेंशन और बेचैनी साफ नजर आती है। तभी गिलियर्मो का बिजनेस पार्टनर का जिक्र आता है। जैसे ही BJ3 का नाम लिया जाता है, मिनर्वा और ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर BJ3 असल में है क्या। इसी सोच के सिलसिले में कहानी हमें मिनर्वा के एक फ्लैशबैक में ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि स्कूल से छुटकार मिनर्वा अपने भाई के साथ घर लौट रही होती है, लेकिन घर पहुंचते ही सब कुछ बदल जाता है। उसकी मां उन्हें छोड़कर जा चुकी होती है। मिनर्वा की जिंदगी का ये सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका था। फ्लैशबैक में और आगे दिखाया जाता है कि सोशल सर्विसेज वाले आकर मिनर्वा और उसके भाई को ले जाते हैं। उन्हें उनके घर से अलग करके एक ऑर्फन हाउस में छोड़ दिया जाता है। यही वो पल है जहां से मिनर्वा की जिंदगी का एक नया और पेनफुल चैप्टर शुरू होता है। फ्लैशबैक में और आगे दिखाया जाता है कि मिनर्वा और उसका भाई अपने मुश्किल बचपन के बावजूद मेहनत करते हैं। दोनों स्कॉलरशिप्स हासिल करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई का रास्ता खुल जाता है। मिनर्वा को हमेशा कंस्ट्रक्शन और डिजाइन का शौक रहता है, इसलिए वो स्ट्रक्चर्स बनाने की प्रैक्टिस करती है, जबकि उसका भाई इंजीनियर बनने के सपने देखता है। दोनों अपने फ्यूचर को लेकर उम्मीद से भरे हुए होते हैं, लेकिन वक्त के साथ मिनर्वा को समझ आता है कि चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, सिर्फ डिग्री और अच्छी नौकरी से वो कभी भी बिलियनर्स की दुनिया तक नहीं पहुंच सकती। ये रियलाइजेशन उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। उसके अंदर एक जुनून जगता है कि सिर्फ जिंदगी चलानी नहीं, बल्कि उन लोगों की कैटेगरी में आना है जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं। इसी दौरान उसके दिमाग में एक नया आइडिया पैदा होता है। ये आइडिया ऐसा है जो उसके भाई के इंजीनियरिंग के विजन और उसके अपने कंस्ट्रक्शन के शौक को मिलाकर एक बड़ी सोच में बदल देता है। यहीं से मिनर्वा के जहन में वो बुनियादी प्लान तैयार होना शुरू होता है, जो आगे चलकर किमेरा यानी बिलियनर्स का बंकर बनने वाला है। फ्लैशबैक के बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। इसी बीच रोकन को BJ3 के बारे में एक नई क्लू मिलती है। उसे पता चलता है कि BJ3 असल में कोई आदमी या कोड नेम नहीं, बल्कि एक हॉर्स है। ये सुनकर सबको हैरानी होती है, क्योंकि BJ3 एक बहुत खास और पुरानी निशानी निकलता है। रोकन को मालूम पड़ता है कि गिलियर्मो उस घोड़े को बेचने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो हॉर्स गिलियर्मो की दादा का था। उस घोड़े से पूरी फैमिली की हिस्ट्री, इज्जत और एक इमोशनल रिश्ता जुड़ा हुआ था। तभी गिलियर्मो का दोस्त कॉल करता है।
कॉल में वो बार बार इंसिस्ट करता है कि गिलियर्मो अपना घोड़ा यानी BJ3 सेल कर दे, लेकिन इस दफा फोन पर गिलियर्मो नहीं होता। ये सब कुछ मिनर्वा ने प्लान किया होता है। मिनर्वा ने रोकेन के जरिए ये कॉल अरेंज करवाया होता है और खुद गिलियर्मो बनकर उस कॉल का जवाब देती है। अपनी आवाज और कॉन्फिडेंस से वो सिचुएशन को इतना नेचुरल बना देती है कि सामने वाले को शक तक नहीं होता। कॉल के दौरान गिलियर्मो अग्री करती है कि घोड़ा बेच दिया जाए। साथ ही वो कहता है कि सुबह 8 बजे वो घर पर उसे जाए। वहां गिलियर्मो उसे अपनी सेफ का पासवर्ड देगा। ये सुनकर सबको लगता है कि बात सेटल हो गई, लेकिन असल में मिनर्वा के दिमाग में एक नया प्लान चल रहा होता है। अब मिनर्वा का सबसे बड़ा मकसद ये बन जाता है कि वो किसी भी तरह गिलियर्मो से असल में वो पासवर्ड हासिल करे। पासवर्ड हासिल करने के लिए मिनर्वा वही लड़की भेजती है गिलियर्मो के पास। ये लड़की असल में मिनर्वा की तरफ से एक मैसेंजर होती है, जो दिखने में बिल्कुल मासूम और नॉर्मल लगती है ताकि गिलियर्मो को शक ना हो। लड़की जाकर गिलियर्मो से कैजुअल अंदाज में बात करती है। उसकी बातों का असली मकसद होता है गिलियर्मो को इमोशनल और पर्सनल लेवल पर एंगेज करना। लड़की उससे घोड़े, पुरानी यादों और उसके दादा के लेगेसी का जिक्र छेड़ती है। ये बातें गिलियर्मो के दिल के बहुत नजदीक होती हैं। फिर बात धीरे धीरे उस तरफ मोड़ दी जाती है जहां लड़की इनडायरेक्टली उससे सेफ का जिक्र करती है। इस पूरे सीन का असली एजेंडा ये होता है कि गिलियर्मो से उस सेफ का पासवर्ड निकलवाया जाए, बिना इसके कि उसे पता चले कि पीछे असल में मिनर्वा खड़ी है। बंकर के अंदर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे होते हैं। मैक्स अपने अंदर बढ़ते टेंशन को खत्म करने के लिए म्यूजिक सुनने लगता है। वो अपनी दुनिया से कुछ पल के लिए दूर होना चाहता है। मैक्स की नजर एक छोटे से माइक पर पड़ती है जो मिनर्वा के सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। ये माइक बंकर के सर्वेलेंस नेटवर्क का हिस्सा था, जिसके जरिए मिनर्वा अपना स्टाफ की बातें सुनती है। लकीली माइक माई टीवी चल रहा होता है। मैक्स का चेहरा तुरंत बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसकी प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हर बात, हर सीक्रेट सब मिनर्वा के कानों तक पहुंच रहा था। जब मैक्स माइक को गौर से देख रहा होता है, बंकर की एक स्टाफ मेंबर अंदर आती है। मैक्स माइक उसको दे देता है। इस छोटी सी एक्शन से मैक्स के डाउट्स और ज्यादा गहरा हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है एशिया पर। एशिया और मैक्स दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। एशिया उसी स्टाफ मेंबर से कहती है कि उसने मैक्स को इग्नोर किया है। वो परेशान होती है और पूछती है, क्या तुम मुझे हक दोगे? मिनर्वा ये सब देख रही होती है। इसी दौरान गिलियर्मो की बीवी उसे ढूंढ रही होती है। गिलियर्मो की बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। गिलियर्मो और राफा लड़कों के साथ मजा कर रहे होते हैं। तभी वहां मैक्स आता है और गिलियर्मो गुस्सा हो जाता है। गिलियर्मो वहां से निकल जाता है और वो लड़की उसे मिनर्वा के ऑफिस ले जाती है। वहां गिलियर्मो की बीवी आ जाती है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान एशिया अपनी बहन के फोन में मैक्स और अपनी बहन की वीडियोस देख रही होती है। तभी गिलियर्मो वहां आ जाता है और फोन एशिया से ले लेता है। वो वीडियोस देखकर गुस्सा हो जाता है और सीधा मैक्स के पास जाता है। गिलियर्मो मैक्स पर हाथ उठाता है और गुस्से में कहता है, पहले तुमने मेरी बेटी को मारा, फिर मेरी बीवी को मुझसे अलग कर दिया। तुम हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते? इसी वक्त मैक्स की मां फ्रीडा वहां आती है और गिलियर्मो के सर पर बॉटल से वार कर देती है, जिससे गिलियर्मो का गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर एक ट्विस्ट सामने आता है। पता चलता है कि मैक्स की मां फ्रीडा गिलियर्मो को कॉलेज के टाइम से पसंद करती थी। जैसे जैसे सीन आगे बढ़ता है, ये भी समझ आता है कि दोनों का अफेयर तब से अब तक चल रहा है। इसी ट्विस्ट के साथ एपिसोड 5 का एंड होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है मिनर्वा के साथ, जो अपने नए फेज 3 प्लान आगे बढ़ाने के लिए रोकेन को एक टूल की तरह यूज करती है। रोकेन को वो फ्रंट पर ले आती है ताकि गियर्मो के बिजनेस पार्टनर ओस्वाल्डो को कन्विंस किया जा सके। रोकेन के जरिए वो एक ट्रस्टेबल इंप्रेशन क्रिएट करती है। रोकेन ओस्वाल्डो को बताता है कि गियर्मो के विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक नई कंपनी एस्टैब्लिश करना जरूरी है, एक ऐसी कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और सस्टेनेबिलिटी को सिक्योर करेगी। वो ओस्वाल्डो के सामने इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर पेश करता है। अगर अभी इन्वेस्ट किया गया तो उनके लिए बड़े रिटर्न्स होंगे और उनका स्टेटस भी ग्रो करेगा। ओस्वाल्डो शुरू में हेजिटेंट होता है, उसे लगता है कि यह रिस्की हो सकता है, मगर मिनर्वा पीछे से सिचुएशन मैनिपुलेट करती है। वो डेटा, फेक प्रोजेक्शंस और गियर्मो का नाम यूज करके ओस्वाल्डो का ट्रस्ट जीत लेती है। आखिरकार ओस्वाल्डो मान जाता है और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सीन क्लियरली दिखाता है कि मिनर्वा का असली टैलेंट सिर्फ बंकर कंट्रोल करना नहीं, बल्कि लोगों को अपने ट्रैप में फंसाना है। रोकेन उसका मास्क बनकर ओस्वाल्डो को कन्विंस कर देता है।
और पैसा सीधा मिनर्वा के फेज 3 प्रोजेक्ट में फ्लो हो जाता है। मिनर्वा रोकिन के जरिए ओस्वाल्डो को गियर्मो के घर भेजती है ताकि सेफ से BJ3 की फाइल निकाले। सीन में ओस्वाल्डो सेफ खोलता है, फिर BJ3 के डॉक्यूमेंट सामने आते हैं। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट होता है कि अब ओस्वाल्डो सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि डायरेक्टली उस रिस्की प्लान के अंदर घुस चुका है जो मिनर्वा ने रोकिन के थ्रू सेट किया है। सीन शिफ्ट होता है। मैक्स अकेला एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा दोनों नजर आते हैं, जैसे वो अपने अंदर का टेंशन वर्कआउट के जरिए निकालना चाहता हो। इसी वक्त एशिया जिम में आती है और कहती है, मुझे तुमसे नफरत है मैक्स। मैक्स भी कहता है, मुझे तुमसे नफरत है। तुमने मेरा जैसा लव स्टोरी कभी नहीं देखा, ना ही तुमने जीना सीखा है। एशिया परेशान होकर भागती है। उसको मैक्स और अपनी बहन के पल याद आते हैं। कैमरा कट होता है गियर्मो के घर पर। वहां ओस्वाल्डो आता है सेफ खोलने के लिए, जैसे गियर्मो ने उसे कहा था। सेफ खोलकर ओस्वाल्डो BJ3 के डॉक्यूमेंट्स निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो सेफ बंद करने लगता है उसकी नजर एक और फाइल पर पड़ती है। एक फाइल जिसमें लिखा होता है बंकर का नाम किमेरा अंडरग्राउंड पार्क। वो हैरान होता है और सेफ बंद कर देता है। दूसरी तरफ मैक्स को शक होता है बंकर पर कि ये सब फेक है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और मिनर्वा के ऑफिस जाता है। वहां वो मिनर्वा को बातों में लगाकर लैपटॉप की वायर अपने फुट में फंसाकर लैपटॉप नीचे गिरा देता है और वहां से एक बुक उठा लेता है। दूसरी तरफ गियर्मो को फ्रीडा अपने रूम में बुलाती है और कहती है, अब वक्त आ गया है कि हम दुनिया को बताएं कि हम साथ हैं और तुम मैक्स से माफी मांगोगे। तभी पता चलता है कि गियर्मो की बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मिनर्वा एशिया के पास आती है और कहती है, मेरे साथ चलो, मिमी की तबीयत बहुत खराब है, उसे सांस नहीं आ रहा। एशिया को रोकिन के जरिए पता लगता है कि मिमी को क्या हुआ। रोकिन बताता है कि मिमी के लंग्स खराब हो गए हैं और हमारे पास इतनी मशीनरी नहीं है कि हम उसका इलाज कर सकें। गियर्मो वहां आता है, लेकिन मिमी उससे मिलने से इनकार कर देती है। फिर गियर्मो मैक्स के पास जाता है माफी मांगने। एपिसोड के एंड में एशिया कोशिश करती है मिमी को बचाने की, लेकिन पता चलता है कि मिमी के पास सिर्फ 72 घंटे हैं अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया। एपिसोड 7 की शुरुआत मैक्स से होती है। वो एशिया के पास आता है और उसे बात करते हुए सीक्रेटली एक कार्ड निकालता है। कार्ड पर लिखा होता है, बंकर वाले हमें सुन रहे हैं। मैक्स उस वक्त एशिया को धीरे से बताता है कि उसे शक है ये सब जो बंकर है ये झूठ है, बाहर कोई जंग नहीं लगी। फिर वो कहता है, मेरे पास एक प्लान है, तुम मेरा साथ दो, मैं यहाँ से निकलूंगा। लेकिन दूसरी तरफ मिनर्वा का स्टाफ उन दोनों को बहुत गौर से देख रहा होता है, जैसे उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो। सीन शिफ्ट होता है ओस्वाल्डो पर, जिसे फेक आइडेंटिटी वाले गिलियर्मो ने मिनर्वा की न्यू कंपनी परचेज करने के लिए भेजा होता है। ओस्वाल्डो मीटिंग के दौरान कहता है, ये न्यू कंपनी मुझे फेक लग रही है, इसे परचेज करना हमारी गलती होगी। उस मोमेंट पर ओस्वाल्डो को थोड़ा शक होता है कि ये असल गिलियर्मो नहीं है, लेकिन फिर मिनर्वा अपनी चाल चलता है और पूरी सिचुएशन संभाल लेती है ताकि ओस्वाल्डो का डाउट खत्म हो जाए और डील स्मूथ तरीके से चलती रहे। दूसरी तरफ मैक्स अपने फादर राफा के पास आता है। वो कहता है कि वो एशिया को अपने कमरे में ले जा रहा है। राफा उससे कहता है, इधर बैठो, मैं तुम्हें एक फैमिली सीक्रेट बताता हूँ ताकि तुम अपने बाप के बारे में बुरा ना सोचो। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां राफा और गिलियर्मो दोनों साथ बैठे होते हैं। गिलियर्मो कहता है, तुम कहते हो ये एक्सीडेंट था, पर 1 मिनट बाद क्यों पूछा? तुम उनका पीछा कर रहे थे। राफा जवाब देता है, बारिश हो रही थी, मैक्स और आने दोनों नशे में थे। मैक्स ने मुझे मारा और चाबी ले ली थी। मैंने उनका पीछा किया, तब तक आने मर गई थी। मैक्स को पुलिस से बचाने के लिए मैंने उसे वहां से भगा दिया। गिलियर्मो कहता है, तुम ये सब कोर्ट में कहना होगा। मैंने अपनी बेटी खो दी है और तुम्हें अपने बेटे के हक में इंसाफ दिलवाना होगा, हमारी दोस्ती के लिए। राफा कहता है, मैं अपने बेटे के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। गिलियर्मो गुस्से में कहता है, अगर तुम्हारा बेटा इंसाफ से बच गया तो मैं किसी दिन उसे मार दूंगा और फिर मुझसे शिकायत मत करना। राफा रोते हुए बोलता है, ठीक है, मैं गवाही दूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। मैक्स करता है, इसॉप को उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी। राफा जवाब देता है, बुरा मत मानो, वो बहुत दुख में था, और अगर तुम इसे बिट्रेयल कहना या अपनी जान बचाना समझो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे दोनों फैमिलीज को बचाना था। सीन शिफ्ट होता है गिलियर्मो पर। वो फ्रीडा के पास जाता है। फ्रीडा कहती है, अब हम सबको बताएंगे अपने प्यार के बारे में, लेकिन गिलियर्मो उसे मना कर देता है। वो कहता है, पहले दोस्ती आती है और फिर प्यार।
दोस्ती हमेशा साथ निभाती है, लेकिन प्यार कुछ ही पलों का होता है। दूसरी तरफ मैक्स एशिया को अपने कमरे में ले जाता है और रोकिन को कवर करता है। मिनर्वा उन दोनों पर नजर रखती है। डांस का बहाना बनाकर मैक्स और एशिया एक दूसरे के साथ अपना सीक्रेट प्लान शेयर करते हैं, बंकर से निकलने का। एशिया कहती है, मैं तुम्हारी यहाँ से निकलने में मदद करूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है मिमी और मैक्स की नानी पर। दोनों साथ नशे करते हैं, लेकिन मैक्स की नानी उसे ओवरडोज करवा देती है। दूसरी तरफ गिलियर्मो राफा से पूछता है, मेरी पहली बीवी ने मरने से पहले तुम्हें आखिरी कॉल क्यों की थी? राफा जवाब देता है, उसने बस इतना कहने के लिए कॉल की थी कि आने की मौत से वो दुखी है और तुम्हें और मैक्स को सुकून दिलाने के लिए कहा था कि उसे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है मैक्स और एशिया पर। मैक्स कहता है, हम सिस्टम में शॉर्ट सर्किट करेंगे, जिससे बंकर का सिस्टम और रोकन दोनों बंद हो जाएंगे। ऐसा करने से मिनर्वा को लगेगा कि सिस्टम में बस कोई फ्यूज शॉर्ट हुआ है। एशिया उसे देखती है और चुपके से हाँ कर देती है। दूसरी तरफ फ्रीडा उसी स्टाफ मेंबर के पास जाती है जिससे मैक्स की पहले लड़ाई हुई थी। फ्रीडा उसे गुस्से से कहती है, तुमने मेरे बेटे को मारा था, अब तुम्हें सजा मिलेगी। स्टाफ मेंबर उसे सर्विस रूम में ले जाता है और वहां दोनों के दरमियान फिजिकल रिलेशन होता है। इस दौरान गिलियर्मो वहां आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। एपिसोड का मूड और गर्म हो जाता है जब सीन शिफ्ट होता है ओस्वाल्डो पर। ओस्वाल्डो बैंकॉक पहुंचता है, जहां मिनर्वा ने एक नया जाल बिछा रखा होता है, एक फेक कंपनी के नाम पर। ओस्वाल्डो वीडियो कॉल करता है गिलियर्मो को और कहता है, ये सब झूठ है, ये कंपनी सिर्फ एक ट्रैप है, हम यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मैक्स और एशिया बाथरूम में छुपकर शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश करते हैं। मैक्स जैसे ही वायर कट करता है, एकदम से रोकन सिस्टम बंद हो जाता है और उसी वक्त ओस्वाल्डो के फोन पर रोकन की एक एनिमेटेड पिक्चर फ्लैश होती है, जैसे दोनों वर्ल्ड्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हों। एपिसोड का एंड इसी शॉकिंग कनेक्शन पर होता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है ओस्वाल्डो से। उसके फोन की स्क्रीन पर अचानक रोकिन का एनिमेटेड पिक्चर फ्लैश होता है। ओस्वाल्डो घबरा जाता है और फौरन गियर्मो को कॉल करता है, लेकिन रोकिन का सिस्टम बंद होने की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं होती। ओस्वाल्डो बेचैनी में कहता है, ये जगह सेफ नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दूसरी तरफ मिनर्वा अपने स्टाफ पर चिल्लाती है, रोकिन को जल्दी से ऑन करो, वो आदमी मेरी कंपनी खरीदने $800 मिलियन लेकर आया है। मैं शांत नहीं हो सकती जब तक सिस्टम वापस चल ना जाए। इसी बीच मैक्स सीक्रेटली सिस्टम को दोबारा ऑन कर देता है, लेकिन वो केयरफुली नोट करता है कि रोकिन को रीस्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है। मैक्स और एशिया के चेहरे पर एक दूसरे को देखकर एक छुपा हुआ कॉन्फिडेंस नजर आता है, जैसे उनका प्लान अब धीरे धीरे शेप ले रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है। मिनर्वा दोबारा कॉल करवाती है ओस्वाल्डो को। इस दफा गियर्मो लाइन पर आता है और सख्त लहजे में कहता है, तुम वहाँ रुको, मैं खुद कंपनी के CEO से बात करता हूँ। तुम अभी किसी भी सूरत में डील कैंसिल नहीं करोगे। सुबह तुम होटल से सीधा मीटिंग में जाओगे। दूसरी तरफ मैक्स और एशिया उसी स्टाफ मेंबर के पास आते हैं। मैक्स गुस्से में कहता है, तुम एशिया को क्या करा रहे थे? तुम उसे ऐसे डेट पे क्यों ले जाओगे? एशिया घबरा कर कहती है, जाने दो मैक्स, ये बेकार बात थी। फिर स्टाफ मेंबर कहता है, मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया था। ये सुनकर टेंशन बढ़ जाती है। एशिया झगड़े में वायरलेस ईयरबड्स उठा लेती है। मैक्स तुरंत एशिया को फार्मेसी भेज देता है और खुद अपनी माँ के पास चला जाता है। मैक्स अपनी माँ से पूछता है, क्या तुमने उस स्टाफ मेंबर के साथ किया था? उसकी माँ कहती है, हाँ मैंने किया था और मैं जेल में भी तुमसे मिलने नहीं आई, क्योंकि मैं गियर्मो से प्यार करती थी। मुझे तुम पर गुस्सा था कि अनेत तुम्हारी वजह से मरी। ये सब सुनकर मैक्स शॉक में आ जाता है। ये सब सुनकर मैक्स अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। फिर मैक्स अपने बाप राफा के पास जाता है और कहता है, मॉम का चक्कर शुरू से ही गियर्मो के साथ था, वो तो हमेशा से उसी से प्यार करती थी। ये सुनकर राफा चुप हो जाता है। इस बीच मैक्स अपने हाथ का ब्रेसलेट काट देता है, वही ब्रेसलेट जो उसकी मूवमेंट्स ट्रैक करता था। दिखाया जाता है कि जैसे मैक्स और एशिया सेक्स करने लगते हैं, लेकिन असल में वो दोनों बिस्तर पर मिनर्वा के खिलाफ अपना एस्केप प्लान तैयार कर रहे होते हैं। उनकी इंटीमेसी एक कवर होती है ताकि कोई उन पर शक न करे, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिस्टम शॉर्ट करने और बंकर से निकलने की स्ट्रैटेजी फाइनल कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है मिमी और मैक्स की नानी पर। दोनों बिस्तर पर होती हैं और वहाँ गियर्मो आता है। दोनों को देखकर हैरान हो जाता है और सीधा राफा के पास चला जाता है। गियर्मो राफा को कहता है, मैंने तुम्हारी सास और मिमी को बिस्तर पर एक साथ देखा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा।
कोई इतना कमीना कैसे हो सकता है। राफा अपनी बात शुरू कर देता है, मुझे फ्रीडा की याद आती है, तुम उससे बात करो कि वो मेरे साथ वापस आ जाए। गियर्मो वहाँ से उठकर फ्रीडा के पास जाता है। फ्रीडा उसे बाथरूम ले जाती है। गियर्मो कहता है, तुमने मुझे जेलस करने के लिए उस स्टाफ मेंबर के साथ रिलेशन बनाया। फ्रीडा कहती है, अब तुम मेरे कंट्रोल में हो, और फिर उसकी नाक तोड़ देती है। इसी बीच राफा वहाँ आता है और दोनों को साथ देखता है। राफा गियर्मो को बोलता है, तुम पूछ रहे थे ना कि तुम्हारी पहली बीवी ने क्यों कॉल की थी? उसे पता चल गया था कि तुम्हारा चक्कर मिमी के साथ था। राफा गुस्से में कहता है, उसकी मौत के जिम्मेदार तुम और तुम्हारी हवस है। सीन शिफ्ट होता है ओस्वाल्डो पर, जो होटल में डिनर कर रहा होता है। उसके सामने एक लड़की अपनी माँ के साथ होती है। ओस्वाल्डो देखता है कि वो लड़की अपनी फैमिली के एक इमोशनल सीन से गुजर रही है, लेकिन असल में ये सब मिनर्वा का बिछाया हुआ जाल होता है। प्लान काम कर जाता है। ओस्वाल्डो उस लड़की से बात करता है। बातचीत के दौरान वो लड़की ओस्वाल्डो के ड्रिंक्स में एक्सटेसी डाल देती है ताकि उसे होश ना रहे। सुबह उठते ही ओस्वाल्डो बिना पेपर्स प्रॉपरली देखे डील फाइनलाइज कर दे और पैसा ट्रांसफर कर दे। दूसरी तरफ एशिया मैक्स के रूम में स्टाफ को बुलाती है और कहती है, वॉशरूम खराब हो गया है, जरा देख लो। स्टाफ मेंबर उसकी बातों में लग जाता है। पीछे से मैक्स आता है और एशिया उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। स्टाफ तुरंत गिर जाता है। फिर एशिया उसका यूनिफॉर्म पहन लेती है और स्टोर रूम में चली जाती है। फिर मैक्स और एशिया शॉर्ट सर्किट करने के लिए इलेक्ट्रिक केटल का यूज करते हैं। इसी दौरान ओस्वाल्डो पूरी रात उसी लड़की के साथ होता है। जैसे ही सुबह होती है, गियर्मो उसे कॉल करता है और कहता है, तुम अभी तक कंपनी नहीं गए, डील करनी है, जल्दी जाओ। ओस्वाल्डो उठकर जाता है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। नशा और थकान के बावजूद वो डील फाइनलाइज कर देता है और $900 मिलियन में पेपर साइन कर देता है। इसी बीच मैक्स अपना प्लान शुरू करता है। सबसे पहले वो रॉक्सैन को बंद करता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक केटल से एक धमाका करता है, जिससे बंकर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फिर वो फायर एक्सटिंग्विशर चलाकर बंकर में स्मोक फैला देता है। इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर मैक्स बंकर का सीक्रेट रास्ता खोलता है, लेकिन इसी वक्त मिनर्वा गुस्से में अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है, मैक्स को मार दो। दूसरी तरफ मिमी की मौत हो जाती है। मिनर्वा का आदमी मैक्स का पीछा करता हुआ उसके रूम में जाता है। वहाँ उसे अपना बेहोश स्टाफ मेंबर मिलता है, जिसके साथ एशिया लेटी होती है। वो एशिया से पूछता है, मैक्स कहाँ है? एशिया घबरा कर कहती है, मुझे नहीं पता। सीन शिफ्ट होता है ओस्वाल्डो पर। वो प्लेन में होता है और उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है, जहाँ उस लड़की की माँ की पिक्चर लगी होती है, वही लड़की जिसके साथ उसने पूरी रात गुजारी थी। ओस्वाल्डो तुरंत उस लड़की का इंस्टाग्राम चेक करता है, लेकिन सब कुछ गायब हो चुका होता है। तभी उसे यकीन हो जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। घबराहट में वो पायलट से कहता है कि प्लेन दोबारा लैंड करवाए। दूसरी तरफ मिनर्वा का आदमी एशिया से कहता है, इसमें तुम्हारा हाथ था, लेकिन धमाका क्यों किया? साथ ही मिनर्वा आ जाती है और कहती है, मिमी की हालत बहुत खराब है, उसे CPR देना पड़ेगा। इसी दौरान मिनर्वा बंकर के टॉप फ्लोर्स के कैमरास ऑन करवाती है मैक्स की तलाश के लिए। हर स्क्रीन पर सर्च शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ मैक्स बंकर से निकलने की तैयारी करता है। वो रेडिएशन से बचने के लिए एक येलो सूट पहनता है ताकि बाहर का एनवायरनमेंट फेस कर सके। दूसरी तरफ एशिया को पता चलता है कि मैक्स की नानी ने मिमी को मॉर्फिन का ओवरडोज दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। साथ ही पूरी रात पार्टी चलती रही और शराब पिलाई गई। एशिया गुस्से में सबको बाहर निकाल देती है। वो मिमी को बचाने की हर कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। मिमी मर चुकी होती है। सीन वापस ओस्वाल्डो पर आता है। वो उसी कंपनी में जाता है जहां उसने डील की थी, लेकिन मिनर्वा ने सब एविडेंस साफ करवा दिया होता है। ओस्वाल्डो फौरन गियर्मो को कॉल करता है और कहता है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब फ्रॉड था। मुझे एक बात बताओ कि मेरा अंडरग्राउंड पार्क क्या है? गियर्मो जवाब देता है, मुझे नहीं पता। ओस्वाल्डो गुस्से से कहता है, बकवास बंद करो, मैंने कैमेरा अंडरग्राउंड पार्क की फाइल तुम्हारी सेफ में देखी थी। एक और बात, तुम मुझे कॉलेज में किस नाम है बुलाते थे? गियर्मो घबरा कर कहता है, ये क्या बकवास है, मैं तुम्हें किसी नाम से नहीं बुलाता था। ओस्वाल्डो उस पर चिल्लाता है, झूठ, आज भी नशा में तुम मुझे उसी नाम से बुलाते हो, तुम नकली हो, तुम गियर्मो नहीं हो, मैं अभी पुलिस को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। सीरीज के एंड में एशिया मैक्स को बताती है कि मिमी मर चुकी है और कहती है, अब बाहर जाने का फायदा नहीं, तुम वापस आ जाओ। मैक्स जवाब देता है, बाहर जाना ये मेरे लिए है, मुझे बंकर में नहीं रहना, इस फैमिली रीयूनियन ने मुझे बहुत तकलीफ दी। वो कहता है, मेरे लिए उम्मीद बंकर से ज्यादा बाहर है। एशिया धीरे से कहती है, मैक्स तुम्हें सुनकर मुझे अजीब लगेगा, मैं तुम्हें बचपन से पसंद करती थी, मुझे तुम्हारे साथ भागना है, मैं तुमसे प्यार में पागल हूँ, खासकर जब दुनिया खत्म हो रही है। मैक्स बोलता है, तुम दुनिया की अकेली खूबसूरत चीज हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ले आऊंगा।
आऊंगा। एशिया कहती है, तुम्हें वादा निभाना होगा, अगर तुम वापस ना आए तो मैं खुद आ जाऊंगी। इसी बीच मिनर्वा का आदमी ओस्वाल्डो को मार देता है और दूसरी तरफ मैक्स बंकर से बाहर निकल जाता है, जबकि मिनर्वा के आदमी उसे देखते रहते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल खून फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।